इस वीडियो में हम लोग 69th बीपीएससी के प्रैक्टिस सेट नंबर 12 देखने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस संख्या 11 देखे थे और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग एक प्रैक्टिस सीरीज के श्रृंखला चला रहे हैं जिसमें प्लेटफॉर्म के और रुक्मिणी प्रकाशन के सभी प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। अभी तक हमने 1 से 11 तक के सभी प्रैक्टिस सेट को देख लिए हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 12 देखने वाले हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट है यह एसडीएम राहुल सिन्हा के निर्देशन में तैयार किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग। दंती दुर्ग के द्वारा राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया गया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कर रहा है अमोघ वर्ष प्रथम। ये जो अमोघ वर्ष प्रथम है ये भी राष्ट्रकूट वंश के ही एक महान राजा था और इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कवि राजमार्ग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह हो गया अमोघ वर्ष प्रथम। ये पुस्तक कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, काम रूप में वैष्णव धर्म का किसने प्रवर्तन किया? इसका राइट आंसर होगा शंकर देव। शंकर देव के द्वारा वैष्णव धर्म का प्रवर्तन काम रूप में किया गया। और आपको बता दें कि काम रूप जो है यह असम का पुराना नाम है। असम का पुराना नाम काम रूप है। चैतन्य महाप्रभु की बात करें तो चैतन्य महाप्रभु का संबंध बंगाल से है और बंगाल में इन्होंने जो भी धार्मिक बात था उसके प्रचार प्रसार किए थे, यानी कि भक्ति आंदोलन को बंगाल में विस्तार करने वाले व्यक्ति थे चैतन्य महाप्रभु। नेक्स्ट है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना? ये बने थे जामिल। जामिल उनके दामाद का नाम था। अनुजा प्रियदर्शनी ये महावीर स्वामी के पुत्री का नाम है और इसी के पति थे जामिल जो महावीर के प्रथम अनुयायी बने थे। यशोदा जो थी, यशोदा महावीर स्वामी के पत्नी का नाम है और त्रिशला उनकी माता के नाम है। नेक्स्ट है, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त हर्ष के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि बांस खेरा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो यह होगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का संबंध बांसखेड़ा अभिलेख से है। नेक्स्ट है, 8वीं सदी के उत्तरार्ध में उत्तर भारत के एक महत्वपूर्ण स्थल कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष आरंभ हुआ। इस संघर्ष की 3 शक्तियाँ निम्नांकित में कौन थी? याद रखेंगे, त्रिपक्षीय संघर्ष में 3 राजवंश लड़े थे जिसमें एक था बंगाल के पाल, फिर था गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। अभी बताएं इस राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था। नेक्स्ट है, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध टीकाकार सायन किससे संबंध है? सायन के नाम याद रखेंगे, इससे पहले के भी प्रैक्टिस सेट में हम लोग इनके बारे में चर्चा किए थे। तो सायन विजयनगर नृपति से संबंध है, यानी इनका संबंध जो था वो विजयनगर साम्राज्य से था। आपको पता होगा कि जो वेद भाष्य है वो वेद पर जो टीका लिखा था उसे कहता है वेद भाष्य। इस वेद भाष्य के रचयिता कौन है? सायन है। नेक्स्ट है, समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती है, यानी कि वर्ष में सभी समय यहाँ के जो तापमान होता है वह कैसा होता है जी? समान होता है। इसलिए मौसमी घटना नहीं होने की वजह से यहाँ पर हवाई जहाज को उड़ाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? तो यूरेशिया में पाए जाने वाला जो घास के मैदान है उसका नाम है स्टेपिज। एशिया और यूरोप दोनों को मिलाकर यूरेशिया बोलते हैं और यहाँ पर जो शीतोष्ण घास के मैदान है उसे स्टेपिज कहा जाता है। प्रेरी घास के मैदान ये अमेरिका और यूएसए में पाया जाता है। वेल्ड की बात करें तो वेल्ड ये साउथ अफ्रीका में पाया जाता है।
साउथ अफ्रीका के घास के मैदान को बोलते हैं और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक व्यस्ततम सामुद्रिक नहर व्यापार मार्ग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कील नहर। और कील नहर से क्वेश्चन पूछता है कि यह किसको किसको जोड़ता है और किसको किसको अलग करता है। तो याद रखेंगे, एक हो गया बाल्टिक सागर और एक है उत्तरी सागर। इसी दोनों को जोड़ता कौन है? कील नहर। और ये सबसे ज़्यादा व्यस्तम नहर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से क्या विचार करना है? तो कौन सा कथन सही है उससे विचार करना है। पहला कर रहा है क्योटो प्रोटोकॉल सन 2005 से प्रभावी हुआ था। राइट आंसर जी, क्योटो प्रोटोकॉल 2005 से प्रभावी हुआ था। दूसरा कर रहा है क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है। ये भी बिल्कुल सही बात है, इनका संबंध किससे? ग्रीन हाउस गैस से है। तीसरा कर रहा है CH4 की तुलना में CO2 ग्रीन हाउस गैस के रूप में 5 गुना अधिक प्रभावी होता है। यह क्या होगा? गलत हो जाएगा। 5 गुना नहीं प्रभावित होता है, 5 गुना जो दिया है यह ज़्यादा दिया हुआ है, यह कथन क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो याद रखेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था, ये क्योटो सम्मेलन 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल बैठा गया था। इसका जो सम्मेलन हुआ था क्योटो सम्मेलन, वो 1997 में हुआ था जापान के क्योटो शहर में। और इसमें यह प्रस्ताव पेश किया गया कि जितने भी ग्रीन हाउस गैस है उसके उत्सर्जन को हम लोग कम किया जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन करा, फराजी विद्रोह का नायक कौन था? कभी कभी लिखता है फैराजी, तो फैराजी या फराजी विद्रोह का नायक कौन था? इसका नायक था दादू मियाँ। एक व्यक्ति का नाम याद रखिएगा जिसका नाम है हाजी शरियतुल्लाह। तो हाजी जो शरियतुल्लाह थे, हाजी शरियतुल्लाह, इसी हाजी शरियतुल्लाह के द्वारा फैराजी विद्रोह किया गया था। बाद में इस विद्रोह को हाजी शरियतुल्लाह के जो पुत्र है दादू मियाँ, उनके द्वारा नेतृत्व किया जाता है। और ये फैराजी जो आंदोलन है, ये विद्रोह है, ये 1838 से लेकर के 1857 ईस्वी तक चला था। नेक्स्ट है, सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन था? यह था बाजीराव प्रथम। नेक्स्ट है, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। किस आंदोलन के दौरान किया था? ये सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों के द्वारा गोली चलाने से इनकार कर दिया गया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1930 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा किया गया था। असहयोग 1920 में किया गया था और भारत छोड़ो 1942 में। नेक्स्ट कर रहा है सत्य कथन का चयन करें। पहला है बिहार में बैंकों का ऋण जमा अनुपात 2021-22 में 2020-21 के तुलना में स्थिर रहा है। यह कथन गलत हो जाएगा। गलत इसलिए होगा क्योंकि इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिला है, न कि स्थिर देखने को मिला है। दूसरा है बिहार का ऋण जमा अनुपात भारत के ऋण जमा अनुपात से कम है। यह आंसर राइट है। तो कथन दूसरा जो होगा वो सही है, कथन एक गलत है, स्थिर नहीं बल्कि उतार चढ़ाव देखने को मिला है। नेक्स्ट है BD सावरकर का संबंध निम्नलिखित में से कौन संगठन या समाज से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिनव भारत। तो बहुत बार बता चुके हैं, अभिनव भारत 1904 ईस्वी में बना था महाराष्ट्र में। अनुशीलन समिति की बात करें तो इसका निर्माण P मित्रा के द्वारा किया गया था, नेक्स्ट है किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था? इसका राइट आंसर जाएगा फर्रुखशियर के द्वारा। और फर्रुखशियर के द्वारा 1717 ईस्वी में शाही फरमान दिया गया था। एक अंग्रेज था जिसका नाम है विलियम हैमिल्टन। ये विलियम हैमिल्टन जो है वह बादशाह की बीमारी को ठीक कर देता है, जिससे खुश होकर के फर्रुखशियर शाही फरमान 1717 में अंग्रेजों को प्रदान कर देता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन रॉलेट एक्ट से संबंधित नहीं है? पहला कह रहा है इस कानून के द्वारा युद्ध के समय जबरदस्ती सैनिकों की भर्ती की जाती थी। ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है इस कानून के द्वारा लोगों का धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित किया गया। ये भी सही है। तीसरा है
एक मिनट इसको फिर से देखेंगे। क्वेश्चन इसमें से करा है कौन सा सही है, तो याद रखेंगे। पहला करा कि इस कानून के द्वारा युद्ध के समय जबरदस्ती सैनिकों की भर्ती की जाती थी, यह कथन गलत होगा। दूसरा कि इस कानून के द्वारा लोगों का धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित किया गया, ये भी कथन गलत होगा। तीसरा कि इस कानून के द्वारा ब्रिटिश सरकार भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी, ये कथन सही है। तीसरा कि इसके द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया गया, ये कथन गलत होगा। याद रखेंगे सन 1919 ईस्वी में अंग्रेज के द्वारा एक कानून बनाया गया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। और इसका नाम रॉलेट एक्ट इसलिए पड़ा क्योंकि सर सिडनी रॉलेट के अध्यक्षता में यह कानून बना था और ये ब्रिटेन के संसद से बना था। इसमें यह व्यवस्था किया गया था कि किसी भी भारतीय को केवल शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। वर्तमान में क्या परिस्थिति है कि आप किस व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, आपको वारंट दिखाना पड़ेगा तब जाके गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या था, किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था और गिरफ्तार जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को न तो वकील रखने का अधिकार था और न ही दूसरे कोर्ट में अपील करने का अधिकार था, अपने सफाई में बोलने का भी अधिकार नहीं था। इसलिए इस कानून को काला कानून के संज्ञा दिया गया। याद रखेंगे रॉलेट एक्ट का जो संबंध है वो पूरी तरीक़ा से इंडिया में क्रांतिकारी गतिविधि को दूर करने के लिए बनाया गया था। क्रांतिकारी गतिविधि को दूर करने के उद्देश्य से और रॉलेट एक्ट कानून को बनाया गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चाणक्य का अन्य नाम था। चाणक्य के बहुत सारा नाम था, उसमें से एक है विष्णुगुप्त, एक नाम है कौटिल्य, एक नाम है अजय, ये सभी चाणक्य के उपनाम हैं। नेक्स्ट है ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुबा और क्रमु, कुबा और क्रमु। और बता दें कि ऋग्वेद में टोटल 25 नदियों का उल्लेख किया गया और उत्तर वैदिक काल में 33 नदियों का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी। इस क्वेश्चन की भी हम लोग बहुत बार चर्चा किए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू। नेक्स्ट है 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है। ये जन्म स्थली वाराणसी में महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। कब हुआ था, तो सन 1828 ईस्वी को 19 नवंबर के समय हुआ, 19 नवंबर के दिन हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया। ये पारित किया गया था जुलाई 1947 ईस्वी में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1857 के सैनिक विद्रोह को स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय युद्ध के रूप में उल्लेखित किया था। ये कहते वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर वह व्यक्ति थे जो इस विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को ले थे और आर.सी. मजूमदार के द्वारा कहा गया था यह विद्रोह न ही तो प्रथम है न ही राष्ट्रीय विद्रोह है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बेबल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी। यह प्रस्तुत किया गया था सन 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के निम्न में से किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है। तो सबसे कम महिला साक्षरता की बात करें तो ये सहरसा में है। सबसे कम महिला साक्षरता सहरसा में, याद रखेंगे। लेकिन सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया है। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है। सबसे अधिक पुरुष और सबसे अधिक महिला साक्षरता रोहतास में। लेकिन याद रखेंगे पूर्णिया में सबसे कम पुरुष आबादी पढ़ा लिखा है और सहरसा में महिला साक्षरता कम है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे दोनों में अंतर हो जाएगा। सहरसा की बात करें तो सहरसा में महिला साक्षरता मात्र 42.7% है। मात्र 42.7% महिला पढ़ी लिखी है। नेक्स्ट है बिहार की प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व कितना है। बिहार की प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व की बात करें तो बिहार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ग किलोमीटर पर 1106 लोग निवास करता है। इंडिया में सबसे अधिक जन घनत्व बिहार में ही मिलता है। और सबसे कम की बात करें तो बिहार के कैमूर जिला है जो 488 व्यक्ति प्रति एक वर्ग किलोमीटर पर 488 व्यक्ति है।
और बिहार के शिवहर जिला सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जिला है। 1880 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर पर निवास करता है। भारत के सबसे कम प्रति जनघनत्व वाला जो राज्य है वह है अरुणाचल प्रदेश, मात्र 17 लोग 1 वर्ग किलोमीटर पर निवास करता है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ? इस क्वेश्चन की भी चर्चा हम लोग किए थे पिछले वीडियो में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1908। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। 1907 में टिस्को कंपनी की स्थापना हुआ था, टिस्को। और 1907 में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था, यानी कि सूरत फूट 1907 में ही हुआ था। नेक्स्ट है चकबंदी के हेतु चक बिहार सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए बिहार सरकार ने किस IIT के साथ समझौता किया है? ये किया है IIT रुड़की के साथ। नेक्स्ट है भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण यानी कि शिप यार्ड है? यह हो जाएगा कोच्चि यानी कि कोचिन केरल में, कोच्चि केरल में। याद रखेंगे भारत में मझगांव में भी शिप निर्माण के कार्य होता है। शिप यार्ड कहाँ है? मझयार्ड में भी, मझयार्ड फेमस है। नेक्स्ट है पद्मा निम्न में से किस फसल का एक उन्नत प्रकार है? तो पद्मा धान के प्रकार, धान के किस्म है। इसके अलावा पूछे आपसे पूसा के बारे में तो ये भी धान के किस्म है। और जया के बारे में पूछे तो जया भी धान के ही एक किस्म है। एक और क्वेश्चन पूछता है मक्का के किस्म से लेकर के, तो याद रखेंगे शक्ति जो है यह मक्का के एक किस्म है, शक्ति मक्का के एक किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाजीपुर किस रेलवे जोन का मुख्यालय? काफ़ी आसान है जी, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है, 2002 में बना था ये। नेक्स्ट है निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो बिहार में कौन है? बिहार में अनुपम झील स्थित है और ये बिहार के कैमूर जिला में स्थित है। कौन जिला में? कैमूर जिला में स्थित है। सांबर झील आपको पता होगा राजस्थान में है। और सुखना झील कहाँ है? तो सुखना झील का संबंध भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? ये कनिष्क के काल में प्राप्त हुआ था। कनिष्क के समय में इनको देवता के रूप में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया। यहाँ गौतम बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, इसलिए यहाँ पर महाबोधि मंदिर का निर्माण किया गया। गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार करने पर बच्चों पर अब जेल की सज़ा का प्रावधान रखा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार में ऐसे व्यवस्था किया गया कि जो भी बच्चे माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार के भाव रखेंगे उनको जेल की सज़ा मिल सकता है। नेक्स्ट है नालंदा डेयरी CAS कंफर्मिटी असेसमेंट स्कीम मार्क पाने वाली भारत की कौन सी डेयरी बन गई? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला स्थान प्राप्त किया। याद रखिएगा नालंदा डेयरी CAS यह CAS मार्क पाने वाली देश के क्या हुआ? पहला डेयरी बना। यह जो अमूल डेयरी है, आनंद जितने भी जानते हैं उस सबको पीछे छोड़ते हुए यह पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट है चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? राष्ट्रीय नेता के रूप में महात्मा गांधी का नाम आता है। सन 1917 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह किया गया था तिनकटिया व्यवस्था के खिलाफ में। नेक्स्ट है शक्ति का मूल स्रोत क्या है? शक्ति के मूल स्रोत सूर्य है। शक्ति के मूल स्रोत पृथ्वी क्या? सूर्य है। नेक्स्ट है किस मिट्टी में केशिका यानी कि कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? ये होगा चिकनी मिट्टी। जिस मिट्टी में आपको जितना छिद्र कम मिलेगा उसमें केशिकत्व की मात्रा उतना ही ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एशिया पैसिफिक संघ के सदस्यों के संबंध में सही है? पहला करा है ये उनकी जनसंख्या विश्व जनसंख्या का 45%। यह कथन गलत हो जाएगा। याद रखेंगे एशिया पैसिफिक संघ के सदस्यों की संख्या की बात करें तो जनसंख्या में 41% स्थान रखता है, 41% न कि 45%। यह कथन गलत होगा। दूसरा कह रहा है यह विश्व की 48% ऊर्जा का उपयोग करता है। बिल्कुल सही बात है जी, ये 48%। इसका दूसरा कथन सही है। तीसरा कह रहा है
ये अधिक मात्रा में हरितगृह गैसों के निस्तारण के लिए उत्तरदायी है। ये भी कथन बिल्कुल सही है। चौथा करा है ये क्योटो प्रोटोकॉल को समर्थन देना चाहते हैं, ये भी सही है। यानी पहला छोड़ करके दूसरा, तीसरा, चौथा कथन सबके सब सही है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का फलस्वरूप, जब बैंक दर कम होता है तब क्या होता है, तो बाजार में तरलता बढ़ जाता है। बाजार में क्या होता है जी, तरलता बढ़ जाता है। जब बैंक दर कम होता है तो सभी व्यक्ति के पास पैसा पहुंच जाता है और बाजार में तरलता क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया। आसान क्वेश्चन जी। रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया गया। कब किया गया था, 1932 में 16 अगस्त के किया गया था, 16 अगस्त के। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर चुनना है। यहाँ पर व्यक्ति के नाम दिया है, यहाँ पर उसका कार्य क्षेत्र दिया गया है। सलीम अली, सब जानते हैं, सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। ये पक्षी वैज्ञानिक थे। ईओ बेसन की बात करें तो ईओ बेसन को कीट विज्ञान के पिता थे। ये कीट विज्ञान से संबंधित है। एम.एस. स्वामीनाथन, सब लोग जानते हैं जी। एम.एस. स्वामीनाथन जो थे भारत में हरित क्रांति का शुरुआत किए थे, यानी ये कृषि वैज्ञानिक है। और माधव गौडगिल ये पर्यावरण शास्त्री थे। तो ध्यान रखेंगे सलीम अली का संबंध होगा पक्षी वैज्ञानिक से, ईओ बेसन का संबंध कीट वैज्ञानिक से, एम.एस. स्वामीनाथन के संबंध होगा पर्यावरण शास्त्री, हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। और माधव गौडगिल का संबंध कृषि वैज्ञानिक से है। नेक्स्ट है संसद के लोक लेखा समिति से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है। इसमें सही नहीं है कि करा कि यह एक अस्थायी समिति, बिल्कुल सही बात है। लोक लेखा समिति अस्थायी समिति है, प्रत्येक 1 वर्ष पर इसका गठन होता है, 1 वर्ष के लिए गठन होता है। दूसरा है इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, बिल्कुल सही बात है। तीसरा कार्यकाल लोक धन के खर्च का ब्यौरा तथा जाँच करता है, ये भी सही है। चौथा कर इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, 5 वर्ष का नहीं होता है। इसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 1 वर्ष का होता है। इसका राइट आंसर होगा डी। इसके बारे में एक प्रॉपर वीडियो आप जाएंगे इसी चैनल के प्लेलिस्ट पर, तो मेरे द्वारा पूरा तरीका से संसद के जितने भी समिति होते हैं वो सभी समिति, जैसे कि प्राक्कलन समिति होगा, लोक लेखा समिति हो गया, प्रवर समिति हो गया, इन सभी के बारे में एक प्रॉपर वीडियो दिया गया है। उसमें डिटेल से सभी समितियों का बताया गया है। तो आप प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जा करके संसद समिति सर्च करेंगे तो आपको पूरा का पूरा वीडियो इसमें दिख जाएगा। नेक्स्ट है यदि राष्ट्रपति पद पर पदावधि पूर्ण होने के पूर्व रिक्ति हो जाए तो राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन रिक्ति के कितने समय के अंदर कर लिया जाना चाहिए। सबके आंसर क्या होगा, 6 माह। कहीं पर पंचायती राज संस्था यानी मुखिया के विघटन किसी तरीका से हो तो 6 माह के अंदर ही चुनाव करने की व्यवस्था किया जाता है। पंचायती राज संस्था से लेकर के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सभी तरह से आपको 6 माह चुनाव का जब बात होता है तो 6 माह ही रखा जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किस पद के वेतन का उल्लेख नहीं है। तो यह उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख दूसरी अनुसूची में नहीं है। बाकी आप देखेंगे तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, इन सब के वेतन का उल्लेख दूसरी अनुसूची में दिया गया है। क्योंकि उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो उपराष्ट्रपति का पद एक ऐसा पद होता है जिसको वेतन उपराष्ट्रपति के रूप में न मिल करके राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में उनको वेतन दिया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की कौन अनुसूची राज्यसभा एवं राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों आवंटन का उल्लेख धरण करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथी अनुसूची। नेक्स्ट है निर्वाह योग्य पारिश्रमिक उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी तथा सहकारी समितियों की अभिवृद्धि, इन सभी बातों की अपेक्षा राज्य से संविधान के किस अनुच्छेदों में क्रमशः दिए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 43 के क और अनुच्छेद 43 के ख में दिया गया है। नेक्स्ट है भारत और चीन के बीच पंचशील पर आधारित संधि किस वर्ष हुआ था। ये बात 1954 में। एक तरफ नेहरू जी थे और चीन की तरफ से कौन था, तो चीन की तरफ से चान एन लाओ, उस समय चीन के जो प्रधानमंत्री थे उसके बीच हुआ था। 1952 की बात करें तो 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद बना था। 1952 में आप लोग देखेंगे भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था। 1952 में वन महोत्सव बना था। बहुत सारे काम 1952 में हुआ था।
1951 की बात करते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुआ था। 1953 की बात करें तो राज्य पुनर्गठन आयोग बना था 1953 में। नेक्स्ट है, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? काफ़ी महत्वपूर्ण है। नॉर्थ ईस्ट के सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन में यही जिया तरंग आंदोलन आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर में। आंसर हो जाएगा मणिपुर में। जिया तरंग आंदोलन कहाँ हुआ था? मणिपुर में। आप नाम सुने होंगे रानी गेंडालियो के और जादो नांग के नाम, तो याद रखेंगे एक व्यक्ति है जिसका नाम है जादो नांग, जादो नांग। और जादो नांग के बाद एक महिला का नाम आता है, नाम है रानी गेंडालियो। यह इसी आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। पहला करा किया गया रिकस, नॉस्टॉक और स्पाइरोगाइरा। फिर क्वेश्चन पूछा कि इसमें से जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त कौन होता है? तो जैव उर्वरक के रूप में नॉस्टॉक प्रयुक्त होता है। इससे पहले के वीडियो में भी हम लोग जैव उर्वरक के बारे में चर्चा किए थे, तो याद रखेंगे एक राइजोबियम नामक जो जीवाणु होता है, राइजोबियम, ये राइजोबियम नामक जीवाणु भी जैव उर्वरक के रूप में काम करता है। पढ़े हुए जगह दलहनी फसल के जड़ के जो गांठ होता है उसमें राइजोबियम जीवाणु होता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। इसके अलावा याद रखेंगे एजोटोबैक्टर जो होता है, एजोटोबैक्टर वो भी जैव उर्वरक के रूप में काम करता है। एजोस्पिरिलम की बात करें, एक और क्वेश्चन याद रखेंगे, एजोस्पिरिलम, ये भी जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है, इसमें से मिलान करना है कि कौन सही सुमेलित नहीं, सही सुमेलित नहीं है। Ca2 की बात करें तो ये थर्मल पावर स्टेशन इसका सोर्स है, बिल्कुल सही है जी। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल से निकलता है, ये ऑटोमोबाइल से नहीं निकलता है। CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन वो AC वगैरह से निकलता है, रेफ्रिजरेटर AC वगैरह जो होता है उससे CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। N2O की बात करें तो जलमग्न धान के खेत में निकलता है, बिल्कुल सही है। SO2 की बात करें तो ईंट के भट्टे से निकलता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटना उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण भी होता है और प्रकाश का अपवर्तन भी, यानी प्रकाश के वर्ण विक्षेपण और अपवर्तन की वजह से इंद्रधनुष बनता है। और इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, हमेशा ये देखिएगा तो आपको यह क्या रहेगा जी, अर्धवृत्ताकार या कभी कभी वृत्ताकार के रूप भी धारण कर लेता है। नेक्स्ट है, अधिकांश कीट श्वसन कैसे प्राप्त करता है? तो जो भी कीट पतंगा है वह वातक तंत्र के बाद के जो ट्रेकिया होता है उसी से ये क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। नेक्स्ट है, समुद्र तल के खनिज तेल जमाव पूर्णतः अपघटित नहीं हो पाते हैं क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि वे सैल बन जाते हैं और ऑक्सीजन को उसमें प्रवेश करने से रोक देते हैं। नेक्स्ट है, भारत में बॉक्साइट के निक्षेप किन क्षेत्र या किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो भारत में बॉक्साइट की बात करें तो अमरकंटक के पठारी क्षेत्र से बॉक्साइट के निक्षेप पाया जाता है। और अमरकंटक के पठार से ही सोन नदी, नर्मदा नदी ये सब निकलती है। तो याद रखेंगे नर्मदा नदी हो गया, सोन नदी हो गया, ये सभी अमरकंटक के पहाड़ी से ही निकलती है। नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार में क्या होता है, कमी आ जाता है, लेकिन द्रव्यमान के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने अपवर्तन चक्र परिवर्तित किया था? अपवर्तन चक्र की बात करें तो यह पेंक महोदय ने प्रस्तुत किया था, अपवर्तन चक्र पेंक महोदय ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है, मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं कहाँ से कहाँ तक है? तो मलक्का की बात करें तो हिंद महासागर से चीन सागर तक मलक्का स्टेट गुजरती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक देश की सीमा भूमध्य सागर को नहीं छूती है? यह उत्तरी सूडान की सीमा भूमध्य सागर से नहीं सटती है, जबकि मोरक्को, लीबिया, अल्जीरिया, फिर बात करें मिस्र देश के नाम सुने होंगे, मिस्र हो गया, ट्यूनीसिया हो गया, इन सब की सीमा भूमध्य सागर से गुजरती है। नेक्स्ट है, भारत के किस साल में तत्कालीन केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एकीकृत इस्पात हब के माध्यम से पूर्वी भारत के त्वरित विकास के उद्देश्य से मिशन पूर्वोदय की शुरुआत की है? मिशन पूर्वोदय की शुरुआत की है, ये किससे की है? तो कोलकाता पश्चिम बंगाल से, कोलकाता पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, पृथ्वी के क्रोर में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व कौन सी है? तो पृथ्वी के
क्रूड में पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व निकेल और फेरस है। निकेल और फेरस अब जानते होंगे कि हम बोलते हैं नीफ है, तो नी NI से होगा निकेल, FE से हो गया फेरस। अब पढ़े होंगे सियाल सीमा नीफ है, उसमें सबसे क्रूड में कौन होगा, निकेल और फेरस होगा। नेक्स्ट नीति आयोग है, तो नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है और 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग का गठन किया गया। इसके उपाध्यक्ष कौन होगा, सुमन बेरी है और नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर बना है। नेक्स्ट है पंचायती राज प्रणाली किस सूची में, आसान क्वेश्चन है जी, ये राज्य सूची का विषय है। किस सूची का, राज्य सूची का। पंचायती राज संस्था से 4-5 बात याद रखेंगे। पंचायती राज संस्था, इसकी चर्चा संविधान के आर्टिकल नंबर 243 यानी अनुच्छेद नंबर 243 में है, भाग नंबर 9 में है, अनुसूची नंबर 11 में है और सबसे पहले यह राजस्थान के नागौर में 1959 में पंचायती राज संस्था को लागू किया गया। 1959 में राजस्थान के नागौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि उपराष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचित के लिए पात्रता प्राप्त होती है, या कैसे प्राप्त होती है, तो संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा पात्रता प्राप्त होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर जहाँ अशोक के स्तंभ मौजूद है जिसमें बैल की प्रधानता है, तो बैल की प्रधानता कहाँ है, रामपुरबा बोले, रामपुरबा है कहाँ, तो रामपुरबा आपको मिलेगा पश्चिमी चंपारण में रामपुरबा मिलेगा। इसमें क्या है, जिसमें बैल की प्रधानता है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किस देश की जनसंख्या वृद्धि से कौन सी मुद्रास्फीति हो सकती है, तो यह कैसे होगा, मांग जनित मुद्रास्फीति होगा। मांग जनित मुद्रास्फीति याद रखेंगे, मुद्रास्फीति अगर कम है यानी कि 3% के आसपास है तो सही माना जाता है। ज़्यादा मुद्रास्फीति भी खराब होता है और मुद्रास्फीति बिल्कुल भी नहीं रहेगा तो वो भी कंडीशन खराब माना जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस द्वीप समूह को सीप द्वीप कहते हैं, या किसको कहते हैं, तो फरो द्वीप को सीप द्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ब्याज की दर और उपभोग के स्तर के बीच संबंध पर सबसे पहले किसने कल्पना की, यह कल्पना किया था इरविंग फिशर ने। नेक्स्ट है स्वदेश दर्शन योजना का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं था, यह कौन उद्देश्य नहीं था, ये जो था इसका उद्देश्य उत्तर पूर्वी भारत परिपथ की पहचान करना, ये क्या था, उद्देश्य में नहीं था। बौद्ध परिपथ की पहचान करना, ये भी नहीं था। रामायण परिपथ और धरोहर परिपथ, ये भी नहीं था। नहीं, उपरोक्त में से इसका आंसर होगा 1 से अधिक। अगला क्वेश्चन है कह कि स्वदेश दर्शन योजना का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं था, इसमें आपको उद्देश्य था बताना है, नहीं यहाँ पर गलत टाइपिंग है। पहला करा उत्तर पूर्वी भारत परिपथ की पहचान करना, ये उद्देश्य है। बौद्ध परिपथ की पहचान करना, ये भी उद्देश्य है। और रामायण परिपथ और धरोहर परिपथ, ये भी इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश बिमस्टेक का सदस्य नहीं है, इसमें से ब्रुनेई देश बिमस्टेक का सदस्य नहीं है। बिमस्टेक की बात करें तो इसका गठन हुआ था 1997 में और इसके सदस्यों की संख्या 7 है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है, यह होगा इंग्लैंड के क्यू स्थित और रॉयल बोटेनिकल गार्डन विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है। नेक्स्ट है एशियन गेम्स की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन है, तो एशियन गेम्स की मेजबानी सबसे पहले भारत किए थे जो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है मनुष्य द्वारा उत्पन्न प्रदूषण क्या कहलाता है, यह होगा एंथ्रोपोजेनिक मनुष्य द्वारा उत्पन्न प्रदूषण कहलाता है। नेक्स्ट है वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है, तो वाहनों से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है जो बहुत बड़ा प्रदूषक गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य अपने इस पद पर बना रहता है,
पहला करा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 316 में है, ये राइट है। दूसरा करा पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक रहते, ये भी सही है। और तीसरा करा 65 वर्ष की उम्र पूरा होने तक रहता है, ये भी सही है। यानी कि इनमें से डी आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप प्रयुक्त होते हैं, इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें होगा सोडियम का प्रयोग किया जाता है। सोडियम का संकेत Na और परमाणु संख्या 11 होता है। नेक्स्ट है नीचे कुछ यंत्र और वे जिन वैज्ञानिकों नियमों पर आधारित है दिए गए हैं, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो वायुयान बर्नौली के नियम पे काम करता है, बिल्कुल सही है। MRI क्वांटम मैकेनिक्स पे काम करता है, बिल्कुल ठीक है। ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रवर्तन के साइंस पे काम करता है, ये भी ठीक है। कार के जो ब्रेक है ये पास्कल के नियम पे काम करता है, पास्कल के नियम पर, न कि आर्किमिडीज के नियम पर। तो इसका डी नंबर होगा, गलत हो जाएगा। डी नंबर राइट आंसर है जी, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रॉकेट इंजन ध्वनि कितने डेसिबल की होती है। रॉकेट से निकलने वाला इंजन का जो ध्वनि होता है वो 180 डेसिबल के समान होता है। नेक्स्ट है जीवों के विकास इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सालामेंडर, अजगर और कंगारू। सालामेंडर, अजगर और कंगारू। नेक्स्ट कर रहा है 2022 महिला एशिया कप क्रिकेट किस देश में आयोजित किया गया। यह होगा बांग्लादेश में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है निम्न में से जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। ये भी बहुत तरह क्वेश्चन पूछ लिया गया। राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। और सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहते हैं, नेक्स्ट है पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं। वायुमंडल कहा जाता है, वायुमंडल। नेक्स्ट है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक धर्मपाल हुआ और ये बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है। विक्रमशिला भागलपुर में स्थित है। विक्रमशिला डॉल्फिन केंद्र भी आपको भागलपुर में ही मिलेगा। अगला कह रहा है बिहार राज्य से निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। तो बिहार से NH2 भी गुजरता है, NH28 भी गुजरता है और NH30 और NH31 भी गुजरता है, यानी कि इनमें से सभी होगा। NH31 की लंबाई सबसे ज़्यादा है बिहार में। नेक्स्ट है बायोगैस में मुख्यतः होती है, ये आसान क्वेश्चन है जी। ये होगा कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन गैस। कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन गैस बायोगैस में मुख्यतः रूप से पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है। अम्लीय वर्षा का कारक क्या है, इस पर विचार करना है। तो पहला कह रहा है हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये अम्लीय वर्षा कारक नहीं होता है। सल्फर ऑक्साइड होता है और नाइट्रोजन के, हमेशा से देखते होइएगा नाइट्रोजन और सल्फर का ऑक्साइड दे रहा होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। ये बना है डेनमार्क देश बना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में सेंट्रल विस्टा एवेन्यू उद्घाटन किया गया। ये उद्घाटन किया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट है कथन दिया है और कारण दिया है। करा कि एक पौधा जिसमें नाइट्रोजन की कमी है छोटे कद का विकास एवं हल्के हरे व पीले रंग की पत्तियों जैसे लक्षण दर्शाएगा। कारण करा नाइट्रोजन हरी पत्ती के विकास के लिए जिम्मेदार होती है। इसका दोनों का दोनों सही होगा और RA का सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट है पाश्चुर्यीकरण संबंधित है। पाश्चुर्यीकरण किससे संबंधित है। तो ये है
दूध के पास्चुरेशन से संबंधित है। इसमें पता होगा कि दूध को बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है, फिर एक अच्छा तापमान पे ठंडा करके उसे पाउडर में पैक करके, पाउडर के भांति बना करके डब्बा में पैक करके लोगों तक वितरण किया जाता है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के द्वारा 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा PM प्रणाम योजना, गोवर्धन योजना, हरित हाइड्रोजन मिशन, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आइंस्टीन की बात करें तो आइंस्टीन सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। न्यूटन की बात करें तो गिरती हुई वस्तुओं का नियम बताया था। फैराडे यानी कि माइकल फैराडे की बात करें तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया था। और केपलर की बात करें तो केपलर ग्रहों के गति विषय का नियम दिया था। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है, ये ठोस में होता है, ठोस के बाद द्रव में, तब उसके बाद गैस में होता है। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ए की बात करें तो मैक्रोल खोज किया था। बी के बात करें तो मैक्रोल ही नाम दिया था, खोज किया था। सी जेम्स लिन ने। विटामिन डी के द्वारा पॉल मूलर, ये डी क्या होगा? गलत हो जाएगा। विटामिन डी के जो खोज है वो पॉल मूलर के द्वारा किया था, यह कथन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाशिक तंतु निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। अगला है, मेजेंटा द्वितीयक रंग किन 2 प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनता है? तो यह बनता है लाल प्लस नीला। देखिए, इस प्रैक्टिस सेट में एक्सप्लेन कम किया जा रहा है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन है, अधिकांश क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन हम लोग पिछले वीडियो में ही दे चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन पहले ही बहुत सारा क्वेश्चन का हो चुका है, इसलिए इसमें हम लोग बिना एक्सप्लेन किए ही जो भी क्वेश्चन पर खास चर्चा करना वो उसी पर करेंगे। बाकी क्वेश्चन का एक्सप्लेन इस प्रैक्टिस सेट में नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो ब्लीचिंग पाउडर का हो जाएगा CaOCl2 और CHCl3 की बात करें तो यह क्लोरोफॉर्म का हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म के यह हो जाएगा रासायनिक सूत्र क्लोरोफॉर्म। अब यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे। मैथ के छोड़ करके बाकी जितने भी क्वेश्चन है उन सब का एक्सप्लेन सभी वीडियो में किया जा रहा है। 111 से देखें क्वेश्चन, किस देश ने अपने घरेलू लड़ाकू जेट का नाम कौसा रखा है? क्वेश्चन कर रहा है, किस देश ने अपने पहले घरेलू लड़ाकू जेट का नाम कौसा रखा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरान। ऑप्शन बी हो जाएगा, ईरान ने रखा है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन हॉक जेट को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है? ये बनी है मोहना सिंह हॉक जेट को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है। नेक्स्ट है, केंद्रीय आर्थिक सर्वे के अनुसार 2022-23 में वास्तविक आर्थिक विकास की दर कितनी है? यह होगा 7% है। नेक्स्ट है, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार एकल खाते के लिए मासिक आय खाता योजना में कितनी धनराशि अधिकतम जमा की जा सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम 9 लाख की राशि जमा की जा सकती है। नेक्स्ट है, यूनेस्को के विश्व धरोहर शहर के रूप में प्रदर्शित होने वाला भारत का पहला शहर कौन है? तो सबसे पहले अहमदाबाद को क्या किया गया था? सूचित किया गया था। अगला है, पारिस्थितिक तंत्र में DDT का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत साप्ताहिकी के इसका राइट आंसर हो जाएगा 116 के सांप के हो जाएगा। क्वेश्चन पर अगला, ऑल इंडिया रेडियो ने संस्कृत में
अपने पहले समाचार पत्रिका कार्यक्रम का प्रसारण किस रूप में शुरू किया है? इसका राइट आंसर होगा संस्कृत साप्ताहिकी, संस्कृत साप्ताहिकी का। नेक्स्ट है, गर्म स्रोतों के लिए सबसे सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल राजगीर है। इनमें से कौन यहाँ के उल्लेखनीय स्रोत नहीं है? यह ऋषिकुंड नहीं है, ऋषिकुंड नहीं है। बाकी राजगीर में सप्तधारा, सूर्यकुंड, मखदुम कुंड ये सभी गर्म स्रोत है। ऋषिकुंड का संबंध गर्म कुंड से नहीं है। नेक्स्ट है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत में किस देश का सर्वाधिक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक एफपीआई प्रवाह हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला है 120 नंबर क्वेश्चन का रहा है, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? इसका राइट आंसर हो गया विज्ञान के क्षेत्र में भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? यह होगा उपभोक्ता जागरूकता, उपभोक्ता जागरूकता। जागृति का संबंध उपभोक्ता जागरूकता के शुभंकर से है। नेक्स्ट है, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। यह जमा होता है भारत की संचित निधि में, भारत की संचित निधि, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के समुद्र तट पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करने के लिए किस योजना को शुरू किया? इससे पहले भी हम लोग चर्चा किए थे इस क्वेश्चन को। यह हो जाएगा मिष्टी योजना, मिष्टी योजना को शुरू किए थे। ये जो मैंग्रोव है, यह मैंग्रोव तटीय इलाकों में लगाया जाता है। भारत के जहाँ जहाँ पर तटीय इलाका है वहाँ पर मैंग्रोव वन है, और यह कहीं ना कहीं जो समुद्र के लहर है उससे तट को रक्षा करती है। तो सुनामी हो गया, इन सब में रक्षा मैंग्रोव वन बहुत ज़्यादा अच्छा रूप से करता है। नेक्स्ट है, बारुण जल विद्युत केंद्र बिहार के किस नहर पर स्थापित किया गया है? यह होगा सोन नहर पर स्थापित किया है। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है, यह विश्व में पाँचवा सबसे बड़ा सेवा निर्यातक है। यह कथन गलत होगा, पाँचवा नहीं, यहाँ पे होगा सातवां बड़ा सेवा निर्यातक है, सातवां बड़ा होगा। तो पहला क्या गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है, वर्ष 2022 में विदेशों से सर्वाधिक धनराशि भारत को प्राप्त हुई है। इसमें से कौन सही है? तो दूसरा सही होगा, पहला कथन क्या गलत होगा। नेक्स्ट है, चक्रवात से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? यह किया है ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन दोस्त हम बताए थे, तुर्की में और सीरिया में जब भूकंप आया था तो ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था, और ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय लोगों के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट है, किस देश ने 25 साल में पहली बार महिलाओं की सैन्य सेवा शुरू की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलंबिया के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला मरीना कहाँ बनाया जाएगा? मरीन ड्राइव जिसे जानते हैं आप लोग, यह मरीना कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा बिंदूर, कर्नाटक में, कर्नाटक के बिंदूर में बनाया जाएगा। अगला है, पर्यावरण संरक्षण और मवेशी के गोबर के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में किस योजना को शुरू किया है? तो यह कौन योजना को शुरू किया है? यह शुरू की गोवर्धन योजना को, याद रखेंगे, गोवर्धन योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो नीति आयोग के नए सीईओ वर्तमान के बात करें तो BVR सुब्रह्मण्यम बने, BVR सुब्रह्मण्यम। और उपाध्यक्ष की बात करें तो इसका उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। और अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसे औपचारिक रूप से ब्रिटेन का नया सम्राट घोषित किया गया है? यह घोषित किया चार्ल्स तृतीय के। ब्रिटेन के महारानी के मृत्यु के बाद
इनको चार्ल्स तृतीय को ब्रिटेन का नया सम्राट घोषित किया है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 जिसे कोप 28 कहते हैं, कहाँ आयोजित होगा? तो कोप 18 की बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होगा। नेक्स्ट है बृहस्पति ग्रह प्रणाली का अवलोकन करने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने जूस मिशन को लॉन्च किया है? या जूस मिशन को लॉन्च किया है ESA यूरोपीय एजेंसी, यूरोपीय स्पेस एजेंसी किया है। जूस के पूरा नाम क्या होगा? ये जो जूस है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर। जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर जूस का क्या हो जाएगा? पूरा नाम हो जाएगा। अगला है कृषि ड्रोन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लगा सकते हैं इसको। कृषि ड्रोन के लिए एग्री ड्रोन सब्सिडी, याद रखेंगे, एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली भारत की पहली ड्रोन कंपनी कौन सी बनी? इसमें किसानों को ड्रोन प्रोवाइड किया जाएगा। यह होगा गरुड़ एरोस्पेस। नेक्स्ट है स्थानीय स्तर पर खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना की शुरू की है? इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में 75 जिले और सभी खेलों को बढ़ावा देने के लिए, सभी खेलों के विकास के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना को शुरू किया गया है। अगला है मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो ये पापुआ न्यू गिनी गए थे और पापुआ न्यू गिनी जाने वाले ये प्रथम प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के सारंगपुर मंदिर में भगवान हनुमान जी की 34 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? यह हो जाएगा गुजरात के सारंगपुर मंदिर में। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एमी पोप। संक्रामक रोग के खतरे का पता लगाने के लिए इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलांस नेटवर्क नामक वैश्विक नेटवर्क को किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यह बना था 1948 में। WHO बना 1948 में। नेक्स्ट है निम्न पर्वतों में से कौन राइन नदी किनारे स्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट राइन नदी किनारे स्थित है। जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला है निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को धर्मपाल ने पुनर्जीवित किया, 200 गांव को ये दान दिए थे। नेक्स्ट है बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि, संकेत क्या है? संकेत यह है कि जो केंद्रीय बैंक है वह महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। ये हम लोग पिछले वीडियो में भी चर्चा किए थे। केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। हमारे देश के केंद्रीय बैंक कौन है? RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये बना था 1935 में। RBI बना था 1935 में। नेक्स्ट है स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के अंग्रेज मित्र थे। अंग्रेज मित्र कौन थे? तो ये थे रेवरेंड चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज। आपको अधिकांश में देगा सिर्फ एंड्रूज, चार्ल्स एंड्रूज। आपको आधा नाम देगा चार्ल्स एंड्रूज, याद रखेंगे। चार्ल्स एंड्रूज अनेक मौके पर गांधी जी के साथ थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ये गांधी जी के साथ थे, और जिस समय गांधी जी दांडी यात्रा कर रहे थे उस समय भी चार्ल्स एंड्रूज इनके साथ ही थे। नेक्स्ट है भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है। यह उपयुक्त विवरण है। एक इसके बारे में कहा गया, तो जमनालाल बजाज के बारे में कहा गया। जमनालाल बजाज एक व्यापारी थे, बैंकर थे, कांग्रेस के नेता थे और महात्मा गांधी के सबसे निकटवर्ती व्यक्ति थे, बहुत ही निकटवर्ती व्यक्ति थे। जमनालाल बजाज के बारे में कहा जाता है कि गांधी जी इनको अपने 5वें पुत्र मानते थे। गांधी जी के 4 पुत्र थे और 5वें पुत्र के रूप में जमनालाल बजाज को माना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। अनहैप्पी इंडिया की बात करें तो अनहैप्पी इंडिया बाल गंगाधर तिलक नहीं लिखे हैं। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया। लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया है।
दुर्गेश नंदिनी की बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी, बिल्कुल सही है। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद, और विंग्स ऑफ फायर जो है वह APJ अब्दुल कलाम को द्वारा लिखा गया है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूरल इन इंडिया एक दादा भाई नौरोजी लिखे हैं। दादा भाई नौरोजी सन 1868 में भारत के राष्ट्रीय आय की गणना किए थे और इसे बताए थे कि कैसे हमारे भारतीयों के धन को, यानी कि इंडिया के जो धन है उसका निष्कासन अंग्रेज कर रहा है। तो भारत में धन निष्कासन जो हो रहा था उसके बारे में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी इसी किताब के माध्यम से बताए थे। धन निष्कासन के सिद्धांत दिए थे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक अपनी किताब में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आसान क्वेश्चन जी। यह द हेग में है और द हेग नीदरलैंड में, तो नीदरलैंड के द हेग शहर में, और यह स्थापित हुआ था 1946 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 1946 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी एस्केप सुरंग जिसकी लंबाई है 12.89 किलोमीटर कहाँ बनाई गई है? ये बनाई गई है बनिहाल कटरा रेलवे लाइन, जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट है, 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? यह हुई है बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित हुई है। नेक्स्ट है, 149 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? यह स्थापित किया जाएगा हरियाणा के गोरखपुर में। हरियाणा के गोरखपुर में परमाणु संयंत्र बहुत है जी। सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र इंडिया में है तारापुर, जो महाराष्ट्र में, तो तारापुर का महाराष्ट्र में है। फिर गुजरात में देखेंगे तो गुजरात आपको मिलेगा काकरापारा, काकरापारा गुजरात में मिलेगा। फिर आप है कुडमकुलन, तो ये कुडमकुलन जो है, कुडमकुलन यह मिलेगा आपको तमिलनाडु राज्य में है। कुछ ऐसे ही आप देखेंगे जैसे कि उत्तर प्रदेश में एक मिलेगा परमाणु संयंत्र जिसका नाम है नरौरा। ये ध्यान रखेंगे, ये सभी परमाणु संयंत्र मुख्य रूप से 6 परमाणु संयंत्र भारत में है। बड़े के पैमाने की बात करें तो 6 परमाणु संयंत्र है, हालांकि अब यह ज़्यादा हो चुका है। नेक्स्ट है और अंतिम क्वेश्चन कर रहा है, ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित में से कौन सीधी ऋण सुविधा प्रदान करता है या करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भूमि विकास बैंक। ये ग्रामीण परिवारों को ऋण उपलब्ध कराती है। देखिए, ये जो पहला दे रहा कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको हम बोलते हैं नाबार्ड के पूरा नाम क्या हो जाएगा? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ये 1982 में बनाया था नाबार्ड, और यह कृषि क्षेत्र में दीर्घकालीन ऋण देता है। तो याद रखेंगे, नाबार्ड जो है वो कृषि क्षेत्र में दीर्घकालीन ऋण देता है। बाकी ग्रामीण परिवारों के विकास के लिए ये जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है और भूमि विकास बैंक ये ऋण देती है। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना सन 1975 ईस्वी में हुआ था। इस तरह से हम लोग आज का जो प्रैक्टिस सेट है 12 उसको कंप्लीट कर चुके हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।